हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम जो है इसे शुरू करते हैं। क्लास 6 से जो है इसे उठाए हैं बुक और उसको ख़त्म करेंगे। और पॉलिटी का जो है इसे लेसन 1 हम लोग लिए हैं। तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो है इसे लेक्चर 1 जो है इसे आप लोग को बखूबी सुनाई देगी, आवाज़ आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो सिर्फ आवाज़ आप लोग सुनिए और कुछ कुछ जो है से हम लिखेंगे तो उसको देखते चलेंगे। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जो भी पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बेस मजबूत रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम निकलती है। तो ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं। उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, और उनके लिए भी बेहतर है जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जो है से बेस मजबूत करेगा, समझिए। तो एक तरह से इसी बार जो है से 69th बीपीएससी में एक बायो से जो साइंस से क्वेश्चन पूछा था, तो वो मेंशन भी किया था कि एनसीईआरटी का जो है से 9th क्लास का आप बुक उठा कर देखिए, उसमें जो है से पेज नंबर 16 में जो है से ये जो है से लिखा हुआ है। और विलियन की सांद्रता वाला क्वेश्चन पूछा था, वो जो है से डायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट छपा था 69th बीपीएससी में। तो इसको जो है से हल्के में मत लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक को जो है से फॉलो कीजिए तो बेहतर रहेगी। तो इसीलिए जो है से हम जो है पूरा 6 से उठाए हैं और जो है 12th क्लास तक जो है हम चलेंगे और एक एक लेसन को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को आवाज़ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हम आवाज़ ही सुनेंगे और आवाज़ क्लियर आ रहा होगा, उम्मीद है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। तो पाठ के शुरुआती पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में जो है चारों तरफ नज़र दौड़ाना है। ये कुछ जैसे 6 क्लास में है पढ़ने की, 6 क्लास की बुक है, तो कुछ जो है 6 क्लास के जैसे ही हम लोग बच्चों की तरह जो है से बनना पड़ेगा। तो उससे जो है से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है से हम लोग चलते हैं, जो समझिए बच्चे की तरह एकदम ही पढ़ेंगे। और जितना पहले पढ़ चुके हैं उस सब को रिकॉल करते हुए चलेंगे, क्योंकि भविष्य को जो है से बनाने के लिए वर्तमान और जो है पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट को जो है से बेटर बनाना पड़ता है। तो पास्ट पर जो है से ध्यान देना जरूर पड़ेगा, तभी फ्यूचर बेस्ट बनेगा, ठीक है। जो भी गलती हम लोग किए हैं उसको गलती नहीं करना है, तभी फ्यूचर बेस्ट रहता है, ठीक है। इसीलिए जो है से हिस्ट्री पढ़ना भी चाहिए और हिस्ट्री से हमको यही ज्ञान मिलता है। तो पाठ की शुरुआती पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। पहले हम बताते हैं कि इस पाठ में जो है शुरुआती किस तरह से होगा। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें, ताकि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें और उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग देखा। सही बात भी है भाई, कि मगर मान ली कि कोई भी बुक पढ़ते हैं तो देखिएगा अधिकतर बुक में ना, तो उसको जो है से पुल्लिंग ही बताया जाता है, कि लड़का ही, पुरुष जो ही पढ़ के बताया जाता है। लेकिन इस बुक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो समझिए गर्ल समझकर जो है से पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होता है कि पढ़ने की जो है मानसिकता विकसित होती है। लड़कियां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है से ये जो भेदभाव होता है, इससे भी थोड़ा सा दूरी बढ़ेगी।
तो इस पाठ के अलावा जो है से हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, ये लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है, अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, विविधता की समझ। अध्याय का नाम है विविधता की समझ। अब क्या होता है ये विविधता, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ये तो बात हो चुकी है। चलिए तो शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। सही बात है, वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी में भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता कहने का अर्थ है कि जो है से अलग अलग जो है से क्षेत्र में लोग रहते हैं, और अब अलग भाषा, एक जैसे चेहरे, तो चेहरे भी मतलब एक जैसे नहीं, मतलब मनुष्य को जो है से एक कैटेगरी हो गया, लेकिन चेहरे तो अलग अलग ही होते हैं ना भाई मेरे भाई, बॉयज़ हो या गर्ल हो तो अलग अलग ही रहते हैं। तो वही बता रहे, विविधता मतलब हुआ कि अलग अलग, विभिन्न प्रकार के। तो पढ़ते हैं, इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। ठीक है, इतने हमारे पास प्रश्न है और इस सभी का उत्तर जो है इस पाठ में आप लोग को मिलने वाली है। तो इस जो है अथी में, बुक में लड़की को लिया गया है। तो चलिए हम भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं जिसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो हम एक नेम रखते हैं प्रिया। तो चलिए प्रिया जी को हम समझाते हुए पढ़ते हैं तो और भी आनंद आएगा। तो ठीक है प्रिया जी, आप अच्छे से सुनिए हम जो बताना चाहते हैं। ठीक है प्रिया जी, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ठीक है प्रिया जी, देखिए प्रिया जी, ये आपके जो है उम्र के ये 3 बच्चा हैं जो चित्र बनाए हैं। अब किस तरह से आप लोग को दिखाएं, चित्र को हम दिखा भी नहीं सकते हैं, वरना आप लोग को दिखाते। चलिए आप लोग के लिए जो है चित्र दिखाने का प्रयास करेंगे। एक गुड़िया का बनाया हुआ है, 3 गुड़िया का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। खाली बक्सा दिया है इस तरह से, कुछ बस बच्चों वाली ही बात कही गई है, इसमें कोई संशय नहीं रहना है। तो प्रिया जी, हो सकता है कि आपका अपना चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। बात सही है। ऐसा ही इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भी विभिन्नता है, उसी तरह हमारी रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अब देखिए, एक ही आदमी अगर एक ही जैसा चित्र बनाए ना तो भिन्न हो ही जाता है। एक ही माँ बाप की, एक ही माँ बाप की एक ही बेटा भाई बहन अगर एक जैसा ही चित्र बनाए फिर भी भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, विभिन्नता हो जाती है। अपने बारे में लिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करेंगे आप? प्रिया जी, आप क्या पहनना पसंद करेंगे उसको आप बताना है। मैं घर में कैसे बात करती हूँ इसके बारे में बताना है। मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है? प्रिया जी, आपका क्या पसंदीदा खेल है, इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मुझे कौन सी किताब के बारे में जो है से पढ़ना पसंद है, तो आप जो है प्रिया जी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा किताब आपको अच्छा लगता है। चलिए पढ़ते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि
आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किताब पढ़ने के लिए बात होती है तो देखते हैं कि कुछ लोग बोलेगा कि मुझे इंग्लिश के बुक जो है से अच्छा लगता है। अब आपको देखना है कि इंग्लिश का बुक जो है से कितने विद्यार्थियों को अच्छा लगता है। बस वही समानता हो गया और काम भिन्नता। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? प्रिया जी, इस तरह से आप करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है प्रिया जी। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। समझे प्रिया जी? कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद होगा? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? यह भी क्वेश्चन मार्क है। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे कोई हिंदी लिख रहा होगा तो हिंदी कुछ बोल रहा होगा तो आप उससे समान हो गए। अभी किसी को इंग्लिश का बुक पसंद है तो किसी को जो है से मैथ पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो इसमें आप भिन्न हो गए। तो यही बात कह रहा है प्रिया जी कि मतलब कि एक ही जैसा लोग नहीं रहते हैं, कुछ कुछ तो समान रहता है लेकिन कुछ कुछ जो है से भिन्न रहता है। अब आइए हम देखते हैं कि दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? प्रिया जी, सोच कर आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपसे अगर कोई भिन्न रहेगा तो उससे आप दोस्ती करेंगे। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें ज़रूर। देखिए अब कहानी एगो है, कहानी है मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी में के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। जैसे एक लड़का था, वो हमेशा जो है से पत्र जो है इंग्लिश का जो है से न्यूज़पेपर बेचते रहता था, तो उसको जो है से एक बार हमेशा चिल्ला चिल्ला के बेचता रहता था। और तो समझ रहे हैं, खैर हम पढ़ते जाते हैं, ठीक बेहतर रहेगा। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? वह बोल रहा है, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? ओ भाई साहब, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट मतलब विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर आया। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था।
ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है। ओह, ओह, यह बहुत पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा यह जो है से बहुत पढ़ाई लिखाई से संबंधित है क्या सब्जेक्ट। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। लड़का बोल रहा है। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर उसने अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ ... बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। अब ट्रैफिक पी 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 तब बज रहा था, तो वह चिल्लाते हुए बोला, वह मेरठ में है और उसके साथ ... बाकी ट्रैफिक में जो है शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। ठीक है। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम सी चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना, हनुमान जी। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। डन। समझी प्रिया जी, कहानी चल रहा है अभी, तो सुनिएगा क्या कह रहा है। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। छोटा बच्चा को जो है समीर 2 नाम पड़ गया, समीर 1 हो गया, वो बड़े वाले अंकल जी। ठीक है प्रिया जी, सुनिए तो फिर क्या करा है। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। मतलब इतना नरम था यार, मतलब छोटा में ही, और रेल पे जो है ट्रेन पटरी पर बैठ के पेपर बेचना, समझ रहे ना प्रिया जी, बहुत दिक्कत होती है यार उन सभी बच्चों को, क्या बताएं। हालांकि अब तो जो है से मतलब रूल आ गया है कि अब ट्रेन पे जो है से कोई भी बच्चा बेच नहीं सकता है पत्र उत्र, न्यूज़पेपर या चाय, सब इस पे बैन किया गया है। सुधार आई है पहले से बहुत। तो सुनिएगा प्रिया जी, अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। अच्छा, अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। उसकी माँ जो है से मेरठ में रहती थी, तो वो कह रहा है कि मेरठ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। ठीक है। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। अरे, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। लड़का बोल रहा है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ओ भाई साहब, प्रिया जी बहुत रोइए मत प्रिया जी।
समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रिया जी, अब आपको इतना कहानी बताएं, अब थोड़ा सा 3 गो अंतर लिखना है आपको। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगले दिन अब सुनिएगा प्रिया जी, वो 3 अंतर आप लिखिएगा अपने मन से, अपने विचार से। कमेंट में भी लिख सकते हैं प्रिया जी, ठीक है। अब सुनिएगा प्रिया जी, कह रहा है कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। वो लड़का जो है, मुस्लिम लड़का छोटा सा, वो चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिरकार गया कहाँ। उफ, बहुत दुखद हो गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 मतलब बड़े वाले अंकल जी, समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान। कहानी हो गया ख़त्म। अब देखिए इनमें अंतर, ठीक है। समीर 1 क्या था, वो मुस्लिम था। समीर 1 हिंदू था और समीर 2 जो है बच्चा जो था वो मुस्लिम था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विविधता के पहलू हैं। यही जो है, देखिए कोई आदमी को देखकर जो है से, प्रिया जी अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं आप प्रिया जी हिंदू हैं कि मुसलमान। जैसे नाम से तो कोई भी उतना पता तो अब चल जाता है, खैर, लेकिन समीर 1 और समीर 2 का जो है से यहाँ खेल है, तो एक समीर मुस्लिम निकल जाता है और एक समीर जो है से हिंदू निकलता है। तो इस तरह से समानता जैसे मिलता है। अब इंसान तो इंसान है ना भाई, उसको कैसे जानेंगे यार कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू। अब मान लीजिए कि एक स्कूल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, बहुत लोग एक ही ड्रेस पहना हुआ है, तो उसमें कैसे पहचानेंगे? वहाँ कोई ना भेदभाव होता है, समझे कि नहीं। तो दोस्ती जो है से दिल से होती है प्रिया जी, समझे कि नहीं। ये पोशाक पहनावा, मुस्लिम हिंदू, धर्म, खान पान, ये सब से नहीं। ये दोस्ती करिए तो दिल से कीजिए प्रिया जी, समझे कि नहीं। तो अच्छा से समझिएगा। आगे कह रहा है कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग है। समझे कि नहीं, अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। बात तो सही है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा देखे होंगे जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। बात सही है। यह विविधता का रूप नहीं है, गरीबी विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। समझे कि नहीं। एक गरीबी में जैसे मान लीजिए कि उनके पास सुविधा है, आती है, तो ये विविधता नहीं हुआ, ये वो अपनी अथी से है दिक्कत, मतलब कोशिश नहीं की है, चाहे कुछ भी संसाधन नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत बड़ी बात कह रही है। विविधता का अर्थ हुआ मतलब, अच्छा आप समझाते हैं, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का है, गैर बराबरी है, ठीक है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को
अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी, कुम्हार की कुम्हार ही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे, ठीक है? अगले पाठ में आपको बताया जाएगा। चलिए, कुछ थी है उसको थोड़ा सा जवाब दीजिएगा प्रिया जी कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हो, दोनों मनाते हो। समीर 1 का पर्व और समीर 2 का पर्व बताइएगा। अच्छा, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में लिखना है प्रिया जी, आपको लिखना है। अच्छा, एक और बताना है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या पता क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? इस पर चर्चा करना है प्रिया जी, तो आप जो है इस पर चर्चा कीजिएगा कि क्यों कुछ बच्चे जाते हैं और कुछ नहीं जाते हैं। तो इस पर आप जरूर चर्चा करिएगा घर में बैठकर। अब देखते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब देखते हैं कि किस तरह से भाई विविधता जो है से समृद्ध करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विविधता जो है से गरीबी और अमीरी की एक विविधता नहीं है, ये गैर बराबरी है, ठीक है? मतलब कि एगो अमीर व्यक्ति हो गया, एगो गरीब व्यक्ति, तो ये जो है से गैर बराबरी, ये विविधता नहीं है। विविधता का मतलब क्या हुआ कि जो रंग रूप से अलग हो, उसका बोल चाल अलग हो, खान पान अलग हो और जो है से पसंद अलग हो, तो उसको कहेंगे विविधता। लेकिन गरीबी और अमीरी जो है से विविधता में नहीं आता है, ठीक है? अब देखते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। कहानी बना आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, कुछ और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी है या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए एक हिरन और दूसरा कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे?
भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। बात तो सही है। देखिए, मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहती हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। बात तो सही है। भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं या यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 अंतर लिखना है। तो इस तरह से शादी करना किस तरह से अदालत में रजिस्टर में दस्तखत में करना है, न तो फिर ब्याह करके शादी कैसे किया जा सकता है, मम्मी पापा के जो है से अनुमति लेकर फिर जो है से विवाह होगा, या तो फिर भाग के शादी होगा। तो ये सब जो है से विविधता है। ठीक है, अब हम समझते हैं हम विविधता को कैसे समझें, आखिरकार विविधता है क्या। तो इसको चलिए हम समझेंगे प्रिया जी। तो करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह की उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, मतलब कि एक जगह ही अपना सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर भी निर्भर करते हैं, बाज़ार से चला खरीद लें।
आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो है कि भौगोलिक रूप से इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों जो है ऐसे क्षेत्र कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, एटलस के बुक होगा तो देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर में एकदम लद्दाख है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है एकदम केरल आ जाता है। ठीक है, तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। जो है से यह क्वेश्चन पूछा भी है कि पश्मीना जो है से किसकी नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल है जो कि लद्दाख में होता है। तो ये जो है से यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। तो जिसमें जो है से पश्मीना ऊन मिलता है, ये कहाँ मिलता है, तो लद्दाख में लोग बकरी पालते हैं, पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल जो रहता है, शॉल बड़ी महंगी होती है, समझे प्रिया जी। तो लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मतलब खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। ठीक है, हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होता है। याक वो बड़ा अथी बाल वाला रहता है, उससे भी जो है से उसका जो है बाल काट के जो है से मतलब शाल और सब मतलब ऊनी कपड़ा जो है बनाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। कौन सा? सागा, केसर सागा ग्रंथ है, उसी पर जो है से नाटक खेलते हैं। पश्मीना शाल बुना जाता है लद्दाख में। अब देखते हैं केरल के बारे में। तो ये होगी लद्दाख की बात। अब देखते हैं केरल में क्या है भाई। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं।
इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ये अरबी और यहूदी व्यापारी जो है से केरल आए थे। अरबी और ईरानी व्यापारी जो है से केरल आए थे सबसे पहले। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरबी और यहूदी व्यापारी जो है से केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, थॉमस को, संत थॉमस को जो है से ईसाई धर्म लाने का उनको जो है से जाता है श्रेय। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। केरल में बता रहे हैं भाई साहब, केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार हुआ वास्को डिगामा। इसके बाद जो है सो वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो सबसे पहले जो है से ये पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, जो कि आया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो भी बर्तन इस्तेमाल करते थे उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, मतलब चीन से हुई होगी चीना चट्टी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के एक अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल पकाते हैं। केरल के लोग जो है से मछली, सब्जी और चावल पकाते हैं। केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है से ओणम का जो है एक विशेष आकर्षण है। केरल में जो है ओणम मनाया जाता है। अब देखते हैं, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए, लद्दाख में क्या था कि वहाँ पे जो है से मांस मछली तो खाते थे, वहाँ पे उतना फसल नहीं होता था तो मांस मछली खा लेते थे। प्लस में क्या करते थे उन लोग, पश्मीना जो है बकरी का जो है से कमल बनाकर बेचते थे। लेकिन केरल में वही है कि भौगोलिक रूप से यहाँ पे ठीक था, वहाँ मसाला का व्यापार होता था, मसाला के लोग व्यापार करते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा मतलब कि दैनिक जीवन हो गया, मतलब आजकल मतलब जो भी जी रहे हैं, तो अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं।
अब हम देखते हैं विविधता में एकता, मतलब विविधता में भी एकता होता है किस तरह से, वो देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। बात तो सही है, सभी क्षेत्रों के जो है से महिलाओं ने जो है से साथ लिया था, भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विभिन्न विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, मतलब कि अंतर हैं, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना ही भिन्न हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सभी एक थे। एक कविता है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। 1 मिनट फिर से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सटीक नहीं बैठा तो अच्छा नहीं लगा। कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ने आ रहा है उतना कविता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं एक बार लय में पढ़ने के लिए, तो शायद अच्छा लगे आप लोग को। यह बहुत ही प्यारा कविता लिखा गया है कि उस क्षेत्र में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड या उस समय जो है से एकता के लिए जो है कविता लिखा गया था, तो उसी पर जो है यह कविता आधारित है। तो इसे पढ़ते हैं कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, तीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जालियां बाग में हम, गोली खा के सोए जालियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। वाह क्या कविता कही है, बहुत बढ़िया। तो यह गीत अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो कहा जाता है, आगे कह रहा है
कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। प्रिया जी अच्छा से समझिएगा इन बातों को कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है कि भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह बात जो है से भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अनेकता में एकता का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिएगा प्रिया जी, समझे कि नहीं? तो प्रिया जी यहीं पे हमारा जो है से आज का ये पहला अध्याय समाप्त होता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगला चैप्टर में, अगला अध्याय में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग से कुछ सवाल है उसको हम जब देख लेते हैं। जैसे अभ्यास है कि प्रश्न है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो एक 15 अगस्त हो गया जो कि सभी भारतीयों के लिए हो गया। 26 जनवरी का त्यौहार सभी भारतीयों के लिए हो गया। अब तो होली, ईद सभी जो है से सभी भारतीय लोग मना रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है प्रिया जी, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? जो विरासत आपको जो मिला है विविधता का, वो आपको कैसे बेहतर बनाती है, तो इसके बारे में आप विचार जरूर करिएगा प्रिया जी। अगला है कि तीसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? क्वेश्चन मार्क। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो एकता के बारे में कहना चाह रहे हैं, अगर इसका आंसर देखें तो अनेकता में एकता का अर्थ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है से विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न लोगों का देश है, जिसमें जो है से सभी एक होकर रहते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, हमारे उम्मीद जो है से एकता के लिए यही शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे जो है से पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो अगर हमारे अनुसार अगर चुना जाए तो इसमें जो है ये बहुत ही मतलब पंक्ति का ये लाइन जो है से बहुत ही घातक है कि गोली खा के सोए जालियां बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, 3 खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये लाइन बहुत ही इमोशनल कर रहा है। एक और प्रश्न है कि लद्दाख एवं केरल की तरह भारत की कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? तो इस तरह से आप जो है से अपने घर पे जो है से बैठकर सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। यही प्रश्न था। तो पहला चैप्टर उम्मीद है आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा और विविधता का मतलब अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा।
विविधता का अर्थ अगर हम देखें तो एक लाइन में अगर हम बात करते हैं, अगर इस पूरे चैप्टर का जो है से सारांश निकालते हैं कि विविधता मतलब क्या हुआ, तो विविधता का मतलब हुआ कि एक ही, यहाँ धर्म से नहीं है, न धर्म से है, न अमीरी और गरीबी से ही विविधता कहा जा रहा है। यहाँ विविधता का अर्थ है भाषा से, बोलचाल से, मतलब वही भाषा से, खान पान से, रहन सहन से, और वस्त्र से हो गया। जैसे हम लोग उत्तर भारत में पहनते हैं शर्ट पैंट पहनते हैं, तो दक्षिण भारत में लुंगी और कुर्ता पहनते हैं। तो रहन सहन से, कपड़ा वेशभूषा से हो गया। पंजाबी लोग अगर हम लोग देखते हैं तो पंजाबी लोग जो है से कच्छा कृपान का कड़ा और धारण करते हैं, और हम लोग जो है से सिंपल रहते हैं, तो कपड़ा वस्त्र में भी हो गया। तो विविधता का अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अध्याय 2 में। तब तक के लिए आप लोग से हम विदा लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा यह स्टोरी। तो तब तक के लिए जय हिंद।